हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें दिल्ली की रहने वाली माधुरी गंभीर जी ने भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत ही भयानक आवाज़, जैसे ऊंचाई से कोई बहुत नीचे गिरा हो। श्याम ने चौंक कर इधर उधर देखा तो पेड़ के नीचे रखे मटके पर उसकी नजर गई, जिसका ढक्कन नीचे गिरकर अभी भी घूम रहा था। घने जंगल में मटका, श्याम मन ही मन बोला और भागकर पेड़ के पीछे छुप गया। कांपते हाथों से उसने मोबाइल निकाला और टाइम देखा। शाम के 5 बजे थे, लेकिन जंगल के उस हिस्से को देखकर लग रहा था आधी रात हो गई है। अजीब सा सन्नाटा था, जान सूखने वाला, जहां पत्तों के हिलने की आवाज भी कंजूरिंग की याद दिला देती है। तभी पेट से भूख की आवाज आई। श्याम ने पेट पर हाथ रख लिया और मन ही मन रोने लगा। क्या बिगाड़ा था चाची मैंने तुम्हारा, जो तुमने मुझे जहर वाला खाना खिलाना चाहा। खाना। तभी श्याम के कानों में किसी ने आहिस्ता से कहा। श्याम सूखे पत्तों की तरह कांप उठा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उस पर झुक रहा हो। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और तब तक करता रहा जब तक वो साया उससे दूर नहीं हो गया। डरते डरते वो वहां से हिला और दूसरे पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बहुत डर गया था, हिम्मत नहीं हो रही थी जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की। तभी एक भीषण गर्जन हुआ। 1 मिनट नहीं लगा शाम को पेड़ पर चढ़ने में। पेड़ की मजबूत डाल पर बैठकर अभी कुछ चैन की सांस ली ही थी कि अंधेरे में चमकती 2 आंखें दिखाई दी। गला सूख गया श्याम का। लगा चाची ने पक्का उसके नाम की सुपारी यमराज को दे ही दी है। जहां देखो वही यमदूत घूम रहे हैं, रूप बदल बदल कर। श्याम की हिम्मत ही नहीं हुई अपनी जगह से हिलने की। वो 2 आंखें उसके पास आने लगी, इतनी पास कि वो श्याम को छूते हुए किसी जीव पर झपटी और अजीब सी आवाज के साथ पूरा पेड़ हिलने लगा। घबराओ नहीं। तभी किसी ने उसके कान में कहा। श्याम की तो रुलाई फूट गई। उसे अपने आसपास अजीब सा महसूस हो रहा था। दादाजी की बहुत याद आ रही थी, जिनके अंतिम दर्शन भी वो ना कर सका। उसके शहर से लौटने के पहले ही चाचा चाची ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। एक बार देख भी नहीं पाया। श्याम दादाजी की याद में रोने लगा और भूख डर सब भूल गया। तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज आई। चल नीचे उतर, आ मेरे बंदर। श्याम ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा दादाजी नीचे खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू है और उनकी दोनों बाहें उसका स्वागत कर रही है। दादाजी को देखकर श्याम को इतनी खुशी हुई कि वो झट से पेड़ से उतरा और उनकी ओर भागा। लेकिन तभी याद आ गया कि दादाजी तो दुनिया में रहे ही नहीं। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। क्या सोच रहा है? मैं हूँ तेरा प्यारा दादू। अब बड़ा हो गया है, कॉलेज आने जाने लगा है, तो दादू से गले मिलने में शर्म आती है तुझे? उन्होंने आंखों में आंसू भर कर कहा तो श्याम सम्मोहित सा उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। उसने अपनी बाहें दादाजी के गले में डालनी चाही तो दादाजी को झटका सा लगा और वो दूर गिर पड़े। क्या है तेरे गले में? निकाल कर फेंक उसे। तभी भयानक आवाज में उन्होंने कहा। श्याम एकदम से डर गया। लगा ये आवाज किसी मुर्दे से आ रही है। कुछ ही देर में दादाजी का रूप बदलने लगा।
उनका चेहरा भयानक सा होने लगा। उनके चेहरे से खून टपक रहा था और उनके दांत लंबे और काले होते जा रहे थे। वो अचानक ही हवा में खड़े हो गए। बालों ने उनका चेहरा ढक लिया। श्याम आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहा था। उसकी आत्मा ये दृश्य देखकर कांप रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो वो चीख उठा। उनके पैर उल्टे थे। उसे याद आया, उसके दादाजी ने बताया था कि जंगल में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल रहती है जो किसी का भी रूप बना लेती है। उसकी रक्षा के लिए ही दादाजी ने उसे एक ताबीज़ पहनाया था। इसी ताबीज़ ने आज उसकी रक्षा की, ये उसे यकीन हो गया था। श्याम भागकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को देखने लगा जो हवा में तैर रही थी। अचानक ही उल्टे पैरों वाली चुड़ैल हवा में उड़ने लगी। उसने पेड़ के पत्तों को हटाकर झांकना शुरू किया तो देखा चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। श्याम को उस तरफ रोशनी भी नजर आई। उसने देखा वहां से एक बाइक गुजर रही थी। चुड़ैल भी बाइक के साथ 70-80 किलोमीटर की स्पीड से भागने लगी। ये देखकर श्याम के होश उड़ गए। उसने घबराकर पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लिया। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल ने बाइक सवार को गिरा दिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने लगी। श्याम ने घबराकर आंखें बंद कर ली और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ देर में उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वापस आ गई। उसका पेट भर गया था, लेकिन नीयत अभी भी श्याम में अटकी थी। 19 साल का जवान शरीर और गर्म खून उसे ललचा रहा था। श्याम को अपने जाल में फंसाने के लिए वो तरह तरह के ढोंग रचने लगी, लेकिन श्याम भी आंखें बंद किए बस श्री हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा था। थोड़ी देर में श्याम की आंख लग गई। आंख खुली तो उसके सामने शिखा बैठी थी, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए, उसके प्रति समर्पित होने को बेताब। शिखा को देखकर ही श्याम मंत्र मुग्ध सा हो जाता था और सब कुछ भूल जाता था। शिखा का कहा एक एक शब्द उसके लिए भगवान का आदेश होता था। भूल गए ना मुझे? शिखा ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। अरे नहीं शिखा, तुम्हें नहीं भूला, बस तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जरूर जाता हूँ। झूठे, अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो अपना ये ताबीज़ उतारकर मुझे दे दो ना। शिखा श्याम की आंखों में झांकते हुए बोली। श्याम के तन बदन में बिजली सी कौंध गई। हाथ अपने आप ताबीज़ की ओर जाने लगी, लेकिन दादाजी ने न जाने कितने मंत्रों से उसे बांधा था कि श्याम उसे खोल ही नहीं पाया। प्यार भरी बातों में फंसाकर शिखा उसे उकसाती रही ताबीज़ उतारने के लिए, और श्याम भी पूरी कोशिश करता रहा। ये तो नहीं खुल रहा, और कुछ मांग लो ना शिखा, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। श्याम की बात सुनकर शिखा कुछ देर उसे प्यार से देखती रही, फिर जोर से चिल्ला उठी। जान ही तो चाहिए तेरी, और तू नाटक कर रहा है। श्याम के कानों में जब वही डरावनी आवाज पड़ी तो सम्मोहन टूटा उसका। तूने मेरी भावनाओं से खेलने की कोशिश करी, कभी मेरे दादा का रूप लिया और कभी मेरे प्यार का, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे जो करना है कर ले, मैं सुबह इस जंगल से जिंदा ही निकलूंगा। न जाने कहां से इतनी हिम्मत श्याम में आ गई कि उसने उल्टे पैरों वाली चुड़ैल को चेतावनी दे डाली। श्याम के आत्मविश्वास ने चुड़ैल को डरा दिया। उसने सांप का रूप धरा और धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी।
फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। बहादुर इंसान उसे जरा भी पसंद नहीं थे। उन्हें डराने में कोई मज़ा ही नहीं आता था। इसके बाद शाम को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने पेड़ की डाल के पत्ते हटाए तो उसे सड़क नजर आने लगी। वो मुस्कुरा दिया, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और झाड़ियों को हटाता हुआ सड़क की ओर बढ़ने लगा। उसके होठों पर हंसी और आंखों में आंसू थे। दादाजी के आशीर्वाद की ढाल को उसने हमेशा के लिए धारण कर लिया था। शैतान की ताकत से बड़ी होती है भगवान की ताकत। दादाजी के ये शब्द आज उसने जी लिए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी कहानियों को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। ले लीजिए ना, गरीब की दुआ लगेगी, ले लीजिए। 12-13 साल का टाइम पास हितेन की शर्ट खींचते हुए बोला। अरे जाओ यहाँ से, जब ज़रूरत होती है तब तो सामान लाकर नहीं देते और जब नहीं चाहिए होता है तब बोल बोल कर दिमाग खराब कर देते हो, हितेन ने गुस्से से कहा और टाइम पास को धक्का देकर आगे बढ़ गया। ये गुस्सा ही तो हितेन की पहचान है। हर वक्त गुस्से में ही रहता है, कुछ नाराज सा रहता है। लेकिन आज तो मूड कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहा था उसका। कुछ देर मैं उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर मेरा ध्यान टाइम पास की ओर चला गया, जिसकी आंखें बस छलकने को तैयार ही थी। मुझे दे दो ये 4 पैकेट कलम, मैंने पैसे देते हुए कहा तो उसका उदास चेहरा खिल उठा। उस मासूम ने मुझे यूं देखा जैसे धन्यवाद दे रहा हो। ये भैया हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? टाइम पास ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि भैया देश बदलना चाहते हैं, इस समाज के ढांचे में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी बात टाइम पास को समझ नहीं आई। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा, फिर चल दिया। मैं भी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं और हितेन भास्कर हॉस्टल में रहते हैं। इस हॉस्टल को खुले अभी 5-6 महीने ही हुए हैं। हितेन जर्नलिज्म का छात्र है और मैं कला का पुजारी। हमारे रूम भी पास में ही हैं। अक्सर खाने के समय ही हमारी मुलाकात होती है। हाँ, खाने से याद आया, खाने का बहुत शौक है हितेन को। सबसे लास्ट में ही उठता है, बहुत धीरे धीरे खाता है और बहुत ज़्यादा भी। लेकिन कुछ दिनों से लगता है जैसे उसके खाने को भी किसी की नज़र लग गई है। आज भी वो खाना खाने देर से आया है। आते ही उसने अपनी प्लेट ले ली और खाना शुरू कर दिया। किसी से कोई दुआ सलाम नहीं। उसका मूड ठीक नहीं है। यही सोचकर हम भी खाना खाने लगे। हमारा खाना आधा भी नहीं हुआ और हितेन ने खाने की दूसरी पारी भी शुरू कर दी। हम सबका हैरान होना स्वाभाविक था। हमें उसके ज़्यादा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज उसका व्यवहार बहुत अजीब है। वो मुंह खोल खोल कर जोर से आवाज़ करके खा रहा है। उसका आधा खाना प्लेट में गिर रहा है, आधा टेबल पर। सच कहूँ तो मेरी खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई है। आज की थाली आखिरी नहीं है, इसके बाद भी खाना मिलेगा। शरारती अमन हितेन को चिढ़ाते हुए बोला। हाँ भाई, किसान भाइयों की मेहनत और शुक्ला जी की किचन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। रोहित के शानदार डायलॉग डिलीवरी ने सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी, बस एक हितेन को छोड़कर। अचानक ही हितेन को गुस्सा आ गया। उसने
खाने की थाली दोनों हाथों से ऐसे दबा दी जैसे वो कोई टिश्यू पेपर हो। कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। हितेन ने हम सबको गुस्से से देखा और उठकर चल दिया। कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा। कोई भूत प्रेत घुस गया है क्या इसके अंदर? कोई स्टील की थाली भी ऐसे दोनों हाथों से दबा सकता है? देखो, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह पतली सी हो गई है। सब आपस में बातें करने लगे। जल्दी जल्दी में हितेन अपना मोबाइल भी टेबल पर ही छोड़ गया था। उसे हमने मैडम के पास जमा करा दिया। अब रात को नींद कैसे आएगी अब ये हॉरर शो देखकर? अमन अपने अंदाज में बोला। अमन भी 25 नंबर कमरे में रहता है, हमारे ही फ्लोर पर। हम दोनों बातें करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी हमने हितेन के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। हमारे साथ और भी लड़के हितेन के कमरे की ओर दौड़े। हम अभी ऊपर पहुंचे ही थे कि हमने टाइम पास को हितेन के कमरे से निकलते देखा। टाइम पास के कपड़ों पर कुछ खून के निशान दिखाई दे रहे थे। वो हमें देखकर रुका नहीं, बल्कि भागता हुआ सीढ़ियों की ओर चल गया। हम सब हैरान थे, लेकिन इस वक्त हमने हितेन से कुछ भी बात करना ठीक नहीं समझा और सुबह का इंतजार करने का फैसला किया। मैडम को जरूर बता दिया था सब कुछ। सुबह नींद कुछ देर से खुली। आज क्लास जल्दी थी तो मैं कॉलेज जाने की तैयारी में लग गया। नहाकर निकला ही था कि बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। बटन बंद करता हुआ रूम से बाहर निकला। देखा तो हितेन के रूम के बाहर भीड़ लगी हुई है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। हितेन के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। वहां का नजारा देखकर हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हितेन की लाश पंखे से लटक रही थी। लैपटॉप खुला हुआ था। यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया। कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी ये घोषणा कर दी गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम सबसे रात की घटना की जानकारी ले ली गई। टाइम पास को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। हॉस्टल के एक छात्र गगन ने बताया कि हितेन रात के 1 बजे उसके कमरे में आया था, वो भी खिड़की से। सर, वो खिड़की से आया था। मैं देर रात तक पढ़ता रहता हूँ। मैं जाग ही रहा था उस समय। वो हवा में लटका हुआ था। उसने मुझे देखा। गगन बात पूरी नहीं कर पाया। हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मिसेस चौधरी का जिक्र है। हितेन ने उन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हम सबको बताया। हॉस्टल में डर का माहौल बन गया था। मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ। ये केस काफ़ी पेचीदा है। आप लोग हॉस्टल छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको बुलाया जाएगा आप लोगों को हाजिर होना होगा। वैसे भी ये हॉस्टल कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई शहर छोड़कर नहीं जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने हम सबसे कहा। मैंने अपना सामान पैक किया और पास में ही रहने वाली अपनी बहन संध्या के घर पहुंच गया। मेरी संध्या दीदी और जीजा जी बहुत अच्छे हैं। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। यहीं रहकर पढ़ाई पूरी करो, वापस मत जाना। जीजा जी ने मुझे समझाया। सच तो ये है कि हॉस्टल वापस जाने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। दीदी और जीजा जी काफ़ी देर तक मेरे पास ही बैठे रहे। बड़ी मुश्किल से आँख लगी तो ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड को बहुत जोर जोर से हिला रहा है। डर के कारण नींद खुल गई, लेकिन
बेड तो सचमुच हिल रहा है। मैं डर के कारण चिल्लाने लगा। दीदी और जीजाजी उठकर आ गए। वो दोनों भी हैरान हो गए। मेरा बेड हवा में उड़ने लगा। तुम वापस वहीं जाओगे? किसी ने कहा। थोड़ी देर में ही मेरा बेड नीचे आ गया। डर के कारण मैं बेहोश हो गया था। सुबह होते ही दीदी और जीजाजी ने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लगा इस मुश्किल वक्त में मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। इतना वक्त नहीं है, जल्दी बैठो गाड़ी में, जीजाजी ने कहा और मुझे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ ही देर में मेरी मुलाकात दीदी ने अपनी एक दोस्त से करवाई, रेखा मल्होत्रा। ये हमारी मदद करेगी। तुम सब कुछ बताओ, दीदी ने कहा। रेखा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे हीलिंग दी। मैं कुछ ठीक महसूस करने लगा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। रेखा जी ने मुझे आश्वासन दिया और कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जो जो हो रहा है सब कुछ मुझे बताते रहना। हम घर आ गए। मैं दीदी और जीजाजी के गले लगकर बहुत रोने लगा। उन्होंने मुझे बच्चों की तरह प्यार किया। हम लोग चाय पीकर बैठे ही थे कि मेरा फ़ोन बज गया। फ़ोन अमन का था। उसने बताया मिसेस चौधरी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। दरअसल ये हॉस्टल मिसेस चौधरी ने अपने पति की याद में बनवाया है। वो बहुत अमीर हैं। दान पुण्य में वो यकीन रखती हैं। इससे पहले उन्होंने अपने पति की याद में एक हॉस्पिटल भी बनवाया था। मैंने रेखा जी को फ़ोन करके सब कुछ बताया। रेखा जी ने हमारे साथ हॉस्पिटल जाने की इच्छा जाहिर की। मैं, संध्या दीदी, जीजा जी और रेखा जी अस्पताल पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से हमें मिसेस चौधरी से मिलने की परमिशन मिली। पता नहीं कौन है जो पिछले कुछ सालों से मुझे परेशान कर रहा है। मेरे पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई। पुलिस कुछ पता नहीं लगा सकी। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने ये हॉस्पिटल भी बनवाया, एक हॉस्टल बनवाया, लेकिन मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ। लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। बहुत डर लगता है। पता नहीं मैं मर क्यों नहीं जाती। रेखा जी ने सब बातों को ध्यान से सुना और उन्हें भी हीलिंग दी। अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मिसेस चौधरी ने रेखा जी से कहा। ठीक है, आप मुझे हॉस्टल जाने की अनुमति दिलवा दीजिए। मुझे कुछ पूजा करनी है वहाँ। 2 बार तो जाना ही पड़ेगा। रेखा जी को जाने की अनुमति मिल गई। असल में पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। 2 दिन बाद रेखा जी ने हमें, मिसेस चौधरी और पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया अपने ऑफिस में। ये 2 दिन कैसे रहे? नींद आ गई तुम्हें, मधुर? रेखा जी ने मुझसे पूछा। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और अब मुझे डर भी नहीं लग रहा है, मैंने बताया। मिसेस चौधरी ने भी रेखा जी का शुक्रिया अदा किया। रेखा जी ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कोई छोटी सी बोतल निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। कुछ देर उन्होंने मन ही मन पूजा की। बताओ, कौन हो तुम और क्यों हॉस्टल में तुमने ये गंदा खेल खेला? रेखा जी ने पूछा। हम सब हैरान रह गए। मुझे ऐसा कुछ होने की उम्मीद ही नहीं थी। रेखा जी ने कुछ पानी की छींटे भी उस बोतल पर डाले। अचानक ही उस बोतल में से एक रोशनी निकली। फिर एक आवाज़ गूंजी। मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ। मुझे पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक ने कैद कर लिया था।
वो मुझसे और मेरे जैसी दूसरी आत्माओं से ऐसा काम करवाता रहता है पैसों के बदले में। अगर हम नहीं करते तो वो हमें तड़पाता है। वो तांत्रिक चाहता है कि ये हॉस्टल बंद हो जाए। आत्मा की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए। रेखा जी ने तांत्रिक का पता लिया और इंस्पेक्टर को दे दिया। तांत्रिक के मिलने पर ही अगली मीटिंग होगी ये डिसाइड हुआ। इंस्पेक्टर साहब ने फुर्ती दिखाई और कुछ ही घंटों में तांत्रिक को पकड़ लिया। पहले तो तांत्रिक नहीं माना, मगर पुलिस के डंडों के आगे उसे हथियार डालने पड़े। मैं ये काम पैसों के लिए ही करता हूँ। मुझे हॉस्टल बंद करवाने के लिए बहुत मोटी रकम मिली थी। मैं लालच में आ गया, इसलिए मैंने अपनी एक आत्मा को हितेन के शरीर में घुसा दिया। हितेन बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति था, इसलिए आत्मा आराम से उसके शरीर में घुस गई। उसे आत्महत्या करवा दी और एक बच्चे की आत्मा को मैंने टाइम पास बनाकर रात को हॉस्टल में भेजा था। डर का माहौल बनाना चाह रहा था जिससे हॉस्टल बंद हो जाए। तांत्रिक के बताए अनुसार प्रेमा नाम की एक महिला को भी लाया गया। अपनी बचाव का कोई रास्ता ना देखकर प्रेमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरा नाम प्रेमा माथुर है। मैं बिजनेस के सिलसिले में ही पवन से मिली थी। उनकी ओर आकर्षित भी हो गई। मैंने शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया। पवन ने बताया कि वो शादीशुदा है और खुश है। पवन ने मुझे अस्वीकार कर दिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। हम सब खामोशी से सुन रहे थे। मिसेस चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ही तांत्रिक से मिलकर पवन की आत्मा को भी कैद करवा दिया जिससे कि वो मुक्त नहीं हो पाए। आखिर कोई मुझे कैसे मना कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं जेल जाऊं और ये ऐश करे। प्रेमा गुस्से में बोली। प्रेमा अपने पर्स से कोई धारदार चीज निकालकर मिसेस चौधरी पर वार करना चाहती है, मगर दोनों लेडीज पुलिस कांस्टेबल फुर्ती दिखाकर उसे ऐसा नहीं करने देती। सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रेमा को जेल में डाल दिया और पुलिस उस पे अच्छे केस बनाने की तैयारी में लगी है। तांत्रिक भी जेल जाएगा ही। केस आपकी वजह से ही सुलझ पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रेखा जी का धन्यवाद किया। रेखा जी ने मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ दिए। मिसेस चौधरी, आपको लगता था कि आपके पास कोई खड़ा है, दरअसल वो आपके पति ही हैं। अब आप उन्हें मुक्त कराइए। हमें कुछ पूजा करनी होगी जिससे आपके पति भी मुक्त हो जाएंगे और वो आत्माएं भी जिन्हें तांत्रिक ने कैद कर रखा था। रेखा जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रेखा जी। आपका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मिसेस चौधरी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। पवन जी और कैद आत्मा की मुक्ति के बाद रेखा जी ने हॉस्टल में भी पूजा करवाई जिससे शुद्ध और अच्छा माहौल बन सके। पर प्रेमा अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। मुझे ये हॉस्टल बंद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ कोई रहने नहीं आएगा। बहुत बदनामी हो गई है, मिसेस चौधरी बोली। हम सब उनकी बात से सहमत थे। ये सब सच है। सोच रही हूँ ये बिल्डिंग सरकार को ही दान कर दूं, मिसेस चौधरी ने कहा। मुझे भी मिसेस चौधरी का ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। हम गाड़ी में बैठने ही लगे थे कि तभी मेरी शर्ट किसी ने खींची। देखा तो टाइम पास था। ये क्या हालत बना रखी है तूने? फटे हुए कपड़े, चप्पल भी नहीं है तेरे पास। टाइम पास की हालत देखकर
मैंने हैरानी से पूछा। मुझसे कोई बात नहीं करता, सब मुझे भूत बोलते हैं, मैं क्या करूं भैया? टाइम पास की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। तुम्हें कोई भूत नहीं कहेगा, सर जी कहेंगे। ये बिल्डिंग मैं तुम्हारे नाम कर रही हूँ। तुम अपने माता पिता के साथ यहाँ रहो और खूब पढ़ो, ठीक है? मिसेस चौधरी का ये प्रस्ताव हम सबको बहुत पसंद आया। मैंने मिसेस चौधरी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखे। मैं समझ गया आज उन्होंने अपने पति को सच्ची श्रद्धांजलि दे दी है। टाइम पास से विदा लेकर हम गाड़ी में बैठ गए। जाते हुए मैंने हॉस्टल की बिल्डिंग को आखिरी बार देखा तो मेरी आंखें नम हो आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये दूसरी कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी कहानियों को प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।